वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कारनामे। मैं हूं आपका होस्ट परम और आज हम बात करेंगे इन कंटिन्यूएशन टू आवर लास्ट एपिसोड विच वाज अबाउट इंजन परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं। एक मैकेनिकल वे से आप अपने इंजन की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक वे से आप अपनी इंजन की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। पिछली दफ़ा हमने बात की थी मैकेनिकल बोल्ट ऑन वेज टू एनहांस योर इंजन परफॉर्मेंस। इस दफ़ा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप कैसे अपनी इंजन को बेहतर परफॉर्म करना सिखा सकते हैं। मेरे साथ पैनल पे पिछली दफ़ा की तरह मौजूद है नाशित और डॉक्टर समी। डॉक्टर समी एक मैकेनिकल इंजीनियर है विद अ पीएचडी इन डीजल कंबस्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वी आर ऑन फॉर एन एक्साइटिंग एपिसोड। लेट्स डाइव इन एंड ग्रैब आउट। I'll start with you. इलेक्ट्रॉनिक साइड पे अगर हम जाए तो वो कौन सी ऐसी इंजन परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस है जो हम अपनी गाड़ियों में कर सकते हैं? मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ पहले कि ये होता क्या है और फिर मैं बताता हूँ कि किस किस तरह कर सकते हैं ताकि एक बेहतर आइडिया मिल जाए व्यूअर्स को कि क्या होता है। आपका जो इंजन है मैकेनिकल तो आपको नज़र आता है ना, तो देयर इज़ अ ब्रेन बिहाइंड इट जिसको ECU बोलते हैं। अब तो इट इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इट इज़ मॉडर्न ट्रांसमिशन भी कंट्रोल हो रहा है, फ्यूलिंग, एयर, मतलब वो सब एक्चुएटर्स और ये सब कुछ वो करता है। तो आप जो इलेक्ट्रिकली ये करते हैं कि आप उसके एसेंशियली के वो इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ा सके, वो इंजन मैकेनिक से डिमांड कर सके या उसको इंजन को इस तरह रन करे कि आपको ज़्यादा पावर मिले। ठीक है, उस तो आपने सुना होगा, आप नया सॉफ्टवेयर आता है आपके कंप्यूटर में, आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं। कभी बार लिखा होता है कि कोई प्रोफेशनल्स हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर उन्हीं कंप्यूटर रिसोर्सेज में ज़्यादा तेज़ चलेगा, तो आप ये कह दें कि यार जो उसी मैकेनिक्स को इंजन को यूज़ करते हुए वो जो कंट्रोलर है वो उसमें से ज़्यादा पावर निकाल सकते। तो जिस तरह हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स की रोम्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है। अब अगर इसको मैं कैटेगराइज करूँ ना तो एसेंशियली तीन मुझे समझ लगते हैं, देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग इट। एक मैं कहूँगा इंटरसेप्शन। अब ये जो वर्ड्स है ना ये इंटरचेंज होते हैं, किसी रीजन में कोई इस्तेमाल हो रहा होता है, किसी में कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तो लोगों को समझ लग जाएगा। आपके ECU में इंटरसेप्शन में आप बेसिकली ECU को कुछ नहीं कर रहे होते, तो आप ECU और इंजन के दरमियान आप एक चीज़ बिठा रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपके इंजन के सेंसर से एक डाटा जा रहा है कंट्रोलर को जो उसको कुछ भी बताता है लेट्स, और उस डाटा को यूज़ करते हुए वो एक कमांड भेजता है इंजेक्टर को कि इतना फ्यूल डाल दो या इतनी टाइमिंग एडवांस कर दो। तो आपका जो इंटरसेप्टर पीछे बैठा हुआ है ना वो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, सही है, ये आपकी इंटरसेप्शन हो गई। जनरली तौर पे ये मेरा अपना ये ख्याल है, डॉक्टर समी बेहतर बता सकेंगे, कि ये थोड़े से पुराने जनरेशन पे यूज़ होता था जिसमें ECUs वर क्लोज्ड एंड यू आर नॉट एबल टू, मतलब ECU का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर रोम या बदल सकते थे, तो आप ये करते थे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। सही है। अच्छा, दूसरी है मैं गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह अब अगर आप ECU कंट्रोलर की ही अपनी रोम बदल दें कि वो खुद ये डिसीजन ले सके, अच्छा यार इतना फ्यूल डालने की बजाय मैं इतना फ्यूल डाल दूँ, या अगर स्टॉक टर्बोचार्ज गाड़ी है इतने पे बूस्ट लिमिट की बजाय मैं थोड़ी सी ज़्यादा बूस्ट कर दूँ, तो वो ECU रिफ्लैशिंग में हो सकूँगा कि आपने उसकी रोम बदल ली है। आजकल मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है मॉडर्न ECUs, और ये ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ इंजन नहीं चेंज होता, इसमें ट्रांसमिशन वगैरह की भी आप मैपिंग, जिसको कहते हैं मैपिंग, हर चीज़ की मैपिंग होती है, आप उसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा टोटली, अब ये तो एक बोल्ट ऑन कह सकते हैं अपना जो ECU रिफ्लैशिंग हो तो बिल्कुल बोल्ट ऑन। इंटरसेप्शन है फिर आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है लेकिन किट्स में जाती है। तो तीसरा बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत इंथुजियास्ट लेवल, और उसमें सॉर्ट ऑफ देयर इज़ नो लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो है कि आप एक आफ्टर मार्केट स्टैंड अलोन ECU लगा देते हैं। आप कंपनी का ECU निकाल देते हैं क्योंकि उसमें फिर भी लिमिटेशंस होती हैं ना, वो इट इज़ नॉट डिजाइन टू बी टिंकर्ड विद। बेसिकली आप एक आफ्टर मार्केट कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं, आप उसकी वो ECU लगा देते हैं, उसमें फिर स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें आप फिर और जनरली स्पीकिंग जब आप उधर जाते हैं तो यूजुअली यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ मैकेनिकल मॉड्स ऑल्सो, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं इसको 3 उसमें किया है। अब डॉक्टर समी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो इसको आगे सही भी कर सकते हैं। नहीं, इट्स ऑल गुड। इंटरसेप्शन की उन्होंने बात की है। नई गाड़ियों में अभी भी बाज़ दफ़ा करते हैं जब नई रिलीज़ होती हैं। एज एन एग्जांपल कॉर्वेट C8 आई है,
पाकिस्तान में नहीं है, बट दैट्स इररिलेवेंट। एक है मेरे ख्याल से, 2-3 हैं वो अब जाहिर है जब गाड़ी आती है एंथुसियास्ट व्हीकल है तो लोग परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यूएस में खास तौर पर ड्रैग रेसिंग एंड रोल रेसिंग इज आई थिंक, तो उनके ECUs पहले अनलॉक्ड नहीं थे, मतलब दे वर नॉट प्रोग्रामेबल बाय एनीवन अदर देन द OEM। तो उस वक्त फिर 5, 6, 10, 12 इंटरसेप्टर्स लगा के दे यूज्ड टू मेक इट रन हायर पावर। जब वो अनलॉक हो गए हैं तो फिर वो वाले इंटरसेप्टर्स लोगों ने उतारने शुरू कर दिए हैं। वो डायरेक्टली इंजन को, जिस तरह कहा इंजन कंट्रोल यूनिट को, ECU को उन्होंने रीमैप, रीफ्लैश, रीप्रोग्राम व्हाटएवर वर्ड लैंग्वेज यू वुड यूज़, वो करना शुरू कर दिया। अगेन एज नाशिद सेड, अगर आपकी इंजन की इंटरनल चेंजेस रिलेटिवली लिमिटेड हैं, बोल्ट होल्स भी आपके पास विद इन लिमिट्स हैं, तो यू कैन यूज़ अ स्टॉक ECU, स्टॉक वायरिंग हार्नेस, उसको रीफ्लैश करते हैं द इंजन एंड व्हीकल रन्स वेरी वेल। स्टैंडअलोन या आफ्टर मार्केट स्टैंडअलोन ECUs जो है ना, वो मेरे एक्सपीरियंस में 2 जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये कि आपने इंटरनल मॉडिफिकेशंस इंजन्स में इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि द व्हीकल इज़ नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड एज अ डेली ड्राइव व्हीकल, जस्ट फॉर सर्किट रेसिंग, ड्रैग रेसिंग, हिल क्लाइंब, ये जो कि रैली रेसिंग। तो आपने सिर्फ इंजन और ट्रांसमिशन कंट्रोल है आपके पास, उसकी सेफ्टी फीचर्स हैं, एंड बेसिकली यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन द व्हीकल, ठीक है। इवन मेरी लाइट्स आर आउट विंडो। उस केस में तो स्टैंडअलोन ECUs हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि दे कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स मच बेटर देन द OEM ECUs, और एक्स्ट्रा फीचर्स भी उसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है इन ECUs का, वो ये है कि बाज़ दफ़ा आप इंजन और पावर ट्रेन या गियर बॉक्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म में डाल रहे होते हैं विच इज़ सो ओल्ड और सो डिफरेंट कि यू कैन नॉट मेक द ओरिजिनल ECU वर्क एट ऑल। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, एक क्लाइंट है, वो FJ40 में टोयोटा सेंचुरी का इंजन डाल रहे हैं, विच इज़ अ 5.0 V12 विद इट्स 4-speed ऑटोमेटिक। तो उन्होंने इंजन स्टार्ट करवा लिया, अब वो डायग्नोस्टिक कोड्स देखने शुरू किए हैं, तो द ECU बेसिकली वांट्स द होल व्हीकल अराउंड इट, कि एयर बैग्स नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल मॉड्यूल नहीं है, ABS नहीं है, तो मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज लिस्ट ऑफ एरर कोड्स। ही डजंट हैव दैट, नाइदर डज ही वांट एनी ऑफ इट। मुझे लैंड क्रूजर उसमें क्या चाहिए, तो उसके लिए फिर एक स्टैंडअलोन ECU लिया, जो कि इंजन को अलग चलाएगा, ट्रांसमिशन को अलग चलाएगा। They'll obviously both be mapped together, so they'll run as OEM. But it's a case जहाँ पे you don't have any support modules or wiring or harnesses कि आप उस engine को चला सकें. I actually would argue कि if you know well enough, I personally would actually work out कि मैं standalone ECU लगा लूँ किसी गाड़ी में instead of running with the OEM ECU. जस्ट फॉर द रीज़न कि नए ECUs इतने ज़्यादा वो इंटरलिंक्ड आने शुरू हो गए कि इट्स बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक देम वर्क सेपरेटली। दैट्स द बेसिक रीज़न। तो बट अगेन बात फिर वो कॉस्ट कंसिडरेशंस की आती हैं, फिर स्किल सेट्स की आती हैं। अच्छा, आई वुड कॉल इट पॉसिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, वैसे इन कंटिन्यूएशन टू दैट इसी पॉइंट को लेके चलते हैं कि व्हाट कंसर्न्स 90% ऑफ आवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स चला रहे हैं वही कल्टस, सिटी, करोलास, होंडा सिविक्स, पाकिस्तान में जितनी ये गाड़ियाँ आ रही हैं, हाइलक्सेस, इसके बाद आप कह दें कि लैंड क्रूजर्स आ गई, इवन द सिविक्स जो कि लोग थोड़ी बहुत ट्यून करके रेस करना शुरू कर देते हैं। वो जो गाड़ियाँ हैं उनको अगर हम क्या उनके लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, फिर उसके ऊपर फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड व्हाट इज़ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दैट? देखें, मैं ना इसको बड़ा क्विकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा गाड़ियों को, टर्बोचार्ज्ड, नॉन टर्बोचार्ज्ड। नॉन टर्बोचार्ज्ड गाड़ियों में ECU फ्लैशिंग से आप बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं ले सकते। नॉन टर्बोचार्ज में ECU फ्लैशिंग से बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं ले सकते, मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली तो आप पावर नहीं बढ़ा सकते ना। बेसिकली आपने मैकेनिक्स को इस तरह यूज़ करना होता है कि आप पावर बढ़ा सकें। ठीक है, मैकेनिक से मुराद मैकेनिकल पावर होता है, मैकेनिक बशीर
मशीन नहीं। अच्छा, अब जो नॉन टर्बोचार्ज गाड़ियाँ हैं उनमें आप किस तरह और पावर बढ़ाएंगे? आप शायद थोड़ी सी टाइमिंग एडवांस कर देंगे, शायद थोड़ी सी एमिशंस को कर देंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपना मतलब एक रफ फिगर, अगेन ये ही इज़ द एक्सपर्ट डॉक्टर समी, शायद 5%। सही है। आप परसेप्शन ऑफ पावर शायद थोड़ी सी बढ़ा सके। वो किस तरह? जैसे इन्होंने पहले जिक्र किया था एमिशंस की वजह से थ्रॉटल लैग अगर है तो वो आप कह सकते हैं यार ये लैग निकाल दो तो आपको परसीव पावर बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप टाइमों पे चढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं, इट्स द सेम थिंग। तो अच्छा, अब जब दूसरी कैटेगरी टर्बोचार्ज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सही ना, उधर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप, मैं जैसे पहले भी एग्जांपल दी थी, एक 140 हॉर्स पावर वाली सिविक और 180 हॉर्स पावर वाली सिविक, एसेंशियली द इंजन इज द सेम। आपने बूस्ट बढ़ानी है, डिमांडेड टॉर्क बढ़ानी है आपने, और आपने पावर बढ़ा देनी। तो पाकिस्तान में अगेन अब जो ये सिविक्स आ गई, अब नई एम जी टर्बोचार्ज है जी, एम जी आ गई, सारे टर्बो डीजल्स, ये रेवोज, लैंड क्रूजर्स और जो ये फॉर्च्यूनर्स, डी मैक्सेस और ये सब, ये जो टर्बोचार्ज हैं, इनमें तो आप यू गेट सिग्निफिकेंट गेंस। अब वो डॉक्टर समी बताएंगे कि कितने मिल सकते हैं और क्या उसके नुकसान आते हैं वो, लेकिन नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड मैं नहीं उनके करीब जाऊँगा। मतलब मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि उनको आप रीफ्लैश कराएं। आप अगेन वो OEM की अपनी वारंटी वॉइड करें, आप OEM की जो सेफ्टी हेड है उसको चेंज करें, और आप एसेंशियली कुछ खास ना गेन करें। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑन दैट, समी भाई, again, let's come to Cultus and City. Those are our cars which are we going to talk about. Do you recommend reflashing or intercepting a Cultus's ECU? देखें, रिफ्लैश के बेसिकली दो फ़वाइद आप नोट करेंगे। एक, इम्प्रूव पावर विच अगेन इज़ वेरी लिमिटेड। एक चीज़ विच आई वुड ऐड वुड बी कि कई जो थोड़ी सी पुरानी रहती हैं गाड़ियाँ, उनके कैटलिटिक कन्वर्टर्स ख़राब होते हैं एंड दे कांट बी आइदर गोटन एट अ गुड प्राइस, या मिलते ही नहीं हैं। तो अक्सर औकात लोग जो हैं उनको तोड़ के इसकी जगह कोई और एग्जॉस्ट लगा देते हैं, साइलेंसर बॉक्स लगा देंगे, और फिर ECU जो है वो बार बार कोड्स फेंकता है कि आपका वो ऑक्सीजन वो एमिशन सिस्टम ख़राब है। सो रिफ्लैश कैन रिमूव दैट एरर कोड। दूसरा, आई मीन, एंड गेन अ बिट ऑफ पावर। जो एक चीज़ नॉन टर्बोचार्ज व्हीकल्स में मैंने देखी है, एंड इवन इन टर्बोचार्ज टू अ डिग्री, वो ये है कि टाइमिंग, टॉर्क, रिक्वेस्ट्स, थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, बट बेसिकली आप ये समझें कि आपका एक्सीलरेटर पेडल क्या कह रहा है या आप पैर से क्या कह रहे हैं और इंजन क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच में जो फिल्टर है आपका, वही ECU जो है, उसको आप इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल ड्राइविंग में आपको माइलेज बेहतर मिले। तो टिपिकली ज़्यादातर लोग जब रिफ्लैश की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि जी पावर बढ़ती है इससे, लेकिन बहुत अफराद मैंने ये देखा है कि छोटे भाई की सिविक एंड 9th Gen मैनुअल हाईवे पे 16.5 से 18.5 पे चली गई नई फ्लैश के साथ। इट्स गॉट मोर टॉर्क, भागतीज आर देयर एंड एवरीथिंग, बट द थिंग दैट ही लाइक मोस्ट वाज के फ्यूल कम खा गई। तो स्पेशली इन टुडेज एटमॉस्फेयर आई वुड से कि रिफ्लैशिंग और अ नॉन टर्बोचार्ज्ड व्हीकल इज मोर बेनिफिशियल फॉर फ्यूल एफिशिएंसी rather than outright power। तो दूसरा थोड़ा बहुत वो ये फ़ायदा करेगा कि जी आपकी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा नाशिद ने बताया है, वो ज़्यादा क्रिस्प कर देती है, तो यू एंजॉय द व्हीकल। अच्छा, जैसा अभी आपने जिक्र किया ये सिविक का, सो यू गॉट लाइक 5-7% जैसा नाशिद ने बताया था गेन इन इकोनॉमी, इतना ही बनता है ना? 16 का 2 जो है वो तकरीबन 12%। 12%, हाँ, सो 12% आपको गेन मिला इन इकोनॉमी। पावर में तकरीबन कितना, इफ़ यू कैन गेट इट इनटू परसेंटेजेस? इट्स डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि जिस तरह शायद पिछले वाली एपिसोड में हमने बात की थी, हमारे इंजन जो हैं काफ़ी दफ़ा वो नॉक लिमिटेड होते हैं, तो अनलेस यू रनिंग हाई ऑक्टेन फ्यूल या ऑक्टेन बूस्टर, यू वोंट रियली सी मच पावर गेन एट द टॉप एंड, वेरिंग बाय कार ऑब्वियसली, लेकिन वेरी रफ आइडिया। I don't know even if this is relevant, लेकिन एक Toyota Tacoma 2nd generation की थी Reflash 1GR वाली 4.6, that gained 23 wheel horsepower on 160 wheel horsepower, नहीं 180 wheel horsepower। तो 180 में 23 अगर आप करें 15% के करीब पावर गेन एकदम से किया। और स्पीड लिमिटर उसमें से निकाल दिया था, उसमें से कैट्स निकाल दिया था। इट वॉज एन रैली व्हीकल,
and basically it could go on to whatever speed you wanted to go. So and that's not turbocharged. तो मतलब बाज़ केसेस में आपको इस तरह के गेन्स मिलते हैं. लेकिन ये जिस तरह अभी मतलब आई नो दैट दिस reflashing and uni chipping, I don't know if it's a brand name. अगर brand name है तो It's a brand name. हाँ सर आप फिर से अपनी हाँ तो ये जब आप इनकी बात करते हैं तो क्या मतलब they claim up to 40%, 50% gains and all that. I know that they must be for specific cars. लेकिन एक कल्टस वाले भाई जो है उनको अगर वो reflash करवाते हैं, what is the cost of a reflash? Just a passing mark. I do it around 70. तो 70,000 rupees to reflash the car, to reflash a कल्टस, उसमें क्या मिल रहा है यूज़र को? उसमें कितनी इकोनॉमी गेन मिल रही है कल्टस वाले को और कितना उसे परफॉर्मेंस गेन मिल रही है? Power gain I would fathom about 5%. वो अब dyno figures are a good thing. लेकिन generally what I tell my clients to do is कि जी आप गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर फी घंटा या एक ही गियर में रखते हुए 60 से 120 आप चला के देखें बिफोर रिफ्लैश कितने सेकंड में किया हुआ और उसी सड़क के ऊपर आफ्टर रिफ्लैश देखें कितने टाइम में उसने किया. तो जितना टाइम का डिफरेंस है इट्स वेरी क्लोज कि आपका पावर जो परसेंटेज है वो उतनी गेन हुआ. एंड दैट्स पावर अंडर द कर्व. मैं पीक वैल्यू की बात नहीं कर रहा. पीक वैल्यू हो सकता है सिर्फ 5% हो, लेकिन इफ इट्स लॉस्ट लाइक 10 सेकंड से 8 सेकंड पे आ गई है तो इट्स गेन लाइक 20%. दैट्स नॉट 20% एट द एंड, दैट्स 20% ओवर द होल स्वीप. तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. आपको पीक पावर नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी आइडल से लेकर मैक्सिमम आरपीएम तक आपको ऑन एवरेज ज़्यादा पावर दे. उधर ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. उधर आपकी गाड़ी की ड्राइविंग बेहतर होती है, आपको गियर डाउनशिफ्ट नहीं करने पड़ते चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए. इट्स लेस टायरिंग. ट्रांसमिशन जो है दैट इज हैप्पियर एज वेल क्योंकि हाँ इट डजंट नीड टू शिफ्ट अप एंड डाउन ऑल टाइम. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मेजर करनी एक हद तक आप कर सकते हैं. एक्चुअली जो ऑनेस्टली अपने क्लाइंट्स को मैं कई बार कहता हूँ यार आपको पावर में कोई खास गेन नहीं मिलेगा, आप गाड़ी चला के देखें अगर आपको बेहतर लग रही है और इसकी माइलेज आप देखें क्या. एंड दे एट द एंड अप नॉट केयरिंग अबाउट द एक्स्ट्रा पावर. दे जस्ट लाइक द फैक्ट द व्हीकल ड्राइव्स क्रिस्पर एंड मोर एजाइलली एंड इट्स गिविंग बेटर माइलेज. ठीक है. अच्छा माइलेज में अगेन कमिंग बैक टू द कल्टस, व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट? वो अगर 15 दे रही है व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट? अगर 15 दे रही है तो 16.5 तक. 16.5. और अगर जिस तरह अभी आप बना रहे थे ऑफ द कैमरा एक आपने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बनाई थी, तो दैट 10-15% गेन इन इकोनॉमी दैट कैन कवर द कॉस्ट ऑफ रीफ्लैश इन लाइक 70,000 किलोमीटर्स. वो था अगर हम 10 से 11.5 किलोमीटर पर लीटर पे गए. अगर लेट सपोज 15 से 16.5 पे गए तो लेट सपोज 300 रुपये का पेट्रोल है तो 20 रुपये किलोमीटर होगा. 16.5 पे 18 के करीब है तो 2 रुपये फी किलोमीटर आपका गेन है. 35,000 किलोमीटर में 35,000 नहीं ब्रेक इवन है आपका. ब्रेक इवन है और उसके बाद फिर आप गेन दो. ठीक है ठीक है ठीक है. और मेरे ख्याल में इकोनॉमी ऐसी चीज़ है विच इज़ गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो फॉरसीएबल फ्यूचर. जो दुनिया में भी हालात और चीज़ ये है कि आपकी गाड़ी जो है फिर इट्स मोर इंजॉयबल टू ड्राइव. इट्स क्रिस्पर मैं बार लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ. नई गाड़ियाँ जो है अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी स्लगिश फीलिंग. फुल आउट एक्सेलरेटर दे देंगे फिर गाड़ी पहले. हाँ वो भी है. दूसरा एमिशंस वाली जो मैं बात कर रहा था, इट्स नॉट मैप्ड दैट वे. द थ्रॉटल वो एज्यूम करता है कि जी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चल रही है तो नॉर्मल जो यूज़र है उसका पैडल फुट जो बहुत वो है वो वायलेंट है तो वो थोड़ा सा उसको स्मूथ आउट करेगा. बट इफ़ यू आर स्पोर्टी और आई वुड से एग्रेसिव बट यू नो अ पर्सन हु लाइक्स टू ड्राइव, आप कहेंगे यार क्या मुसीबत है गाड़ी है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती. तो reflashes and they do a huge role. They play a huge role in making a vehicle more nice, enjoyable. अच्छा अभी हमने ये जो क्विक सा एक एग्जांपल ली कल्टस की 70,000 लगाया, ये वही हमने बात की है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल फिल्टर इंजन को करने की. इसमें मैं टू रैप थिंक दिस वाला कि इसमें एक नुकसान क्या है. मतलब इसका नुकसान ये फ़ायदा तो देख लिया हमने 35,000 किलोमीटर बाद आपको बचत होना शुरू हो जाएगी. नुकसान क्या है इसका? नुकसान लेजिस्लेशन वाइज अगर आप फुल थ्रॉटल पे चला रहे हैं तो यू विल बर्न आउट योर कैट मे बी आफ्टर. मतलब अगर आप और तो पिंडी आप करें फुट टू द फ्लोर जितना आप तेज़ जा सकते हैं तो मे बी यू विल लोअर द लाइफ ऑफ द कैटलिटिक कन्वर्टर. क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो कैटलिटिक कन्वर्टर को सेव करने के लिए फ्यूल डाउट करते हैं.
फ्लैश में वो चीज़ आप रिमूव करते हो। तो फ्लैश में तो मैं कैट भी रिमूव कर दूंगा ना। वो एक नाउ दैट इज लेजिस्लेशन, आई कांट कमिट ऑन दैट। वो वो इलीगल है। हर बंदे की अपनी चॉइस है। नहीं, इज इट इलीगल? EPA की है हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज पाकिस्तान। अच्छा नहीं है। अब मसला यही आता है ना यार, आप रूल कितना फॉलो करना चाहें, ठीक है। एक तरफ आप देख रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक तरफ आपके पास डीकैटेड गाड़ी है, दूसरी तरफ एक गाड़ी वो उस पर हाई बीम्स पे, हाई बीम वाले का चलान हो जाएगा, ये सीट बेल्ट नहीं होगी उसका चलान हो जाएगा, जो डीकैट हुई गाड़ी उसका चलान नहीं होगा। सो दैट गिव्स यू, आई मीन इट्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन, लेकिन इट गिव्स यू एन आइडिया कि यार नोबडी केयर्स अबाउट कैट्स। तो हम लोग ऐसा कहें कि हमने ये तो कर दिया, नुकसान ये है कि कैट शायद जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, आगे मैं कहा फुट टू द फ्लोर, वो अगर फुट टू द फ्लोर आप लाहौर जाएंगे तो आप पहले कुछ खत्म हो जाएंगे, मतलब दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम केस। नॉर्मली आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा क्योंकि जो 5% आपके पास पीक पावर का जो गेन है, इट्स सो मिनिस्क्यूल कि यू आर नॉट रियली, और आप उसको यूज नहीं कर रहे ना क्योंकि आप पीक पे तो बैठे भी नहीं हैं। जी एग्जैक्टली। तो जहाँ पे आपने गाड़ी इस्तेमाल करनी हुई, जहाँ पे अंडर स्ट्रेस्ड होती है हमेशा, इट्स देयर वेयर यू गेट द गेन्स। और जिस तरह आपको मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप नॉर्मल तरीके से चलाएंगे तो आपको बेहतर माइलेज मिलेगी एंड इट विल बी मोर एग्रीएबल टू ड्राइव। फुल पावर में यू डोंट सी मच, डायनामोमीटर के ऊपर आप चेक करें, इट्स गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम। 5% मतलब दैट्स हर दिन पे कर रहे हैं। आज आपका टेम्परेचर 25 है, कल को आप 45 पे जाके करेंगे आप, और फ्री फ्लैश किया हुआ हो सकता है कम पावर बताएं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा समी भाई, ये जो अगर हम करते हैं ऐसे रिफ्लैश करते हैं ECU को, इज इट अ वन टाइम काइंड ऑफ अ थिंग, या ये आपको बार बार करवानी पड़ती है, जैसे ट्यूनिंग दोबारा करवानी पड़ती है? कुछ केसेस में ऐसा होता है, वेल इट्स नॉट हैपेंड अ लॉट, लेकिन बहुत दफ़ा होता है कि पहली दफ़ा ट्यून किया गाड़ी को, इट डजंट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, तो उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, ऑब्वियसली दैट्स पार्ट ऑफ व्हाटएवर चार्ज। और लेकिन वंस इट्स डन, यू हैव लेट्स से 30 days टू decide whether you want to keep it or not. If you're happy with it, you stick with it forever. और वो आपकी गाड़ी के साथ रहेगा जब तक आपके पास गाड़ी है, जब तक आपके पास गाड़ी है, अगला बंदा भी रखेगा। आई मीन इट्स समथिंग आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर में डाल दिया, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है। जो आपकी नॉर्मल मेंटेनेंस होती है गाड़ी की, वो तो आपने करनी है, जो जिसको ट्यूनिंग वैसे कहते हैं, जो कि है ट्यूनिंग नहीं, आपने है ट्यूनिंग नहीं, मैकेनिकल ट्यूनिंग है, नहीं सर्विसिंग होती है वो नहीं है। बट बाज़ दफ़ा आप कहते हैं गाड़ी बहुत ज़्यादा चल गई है जी, इंजेक्टर्स भी आप साफ़ करवा देते हैं, फ्यूल फिल्टर्स वगैरह, थ्रॉटल बॉडी वगैरह साफ करवाते हैं, व्हाटएवर, दैट्स समथिंग एल्स। But after that you don't need to reflash it again. नहीं करना never, पड़ता। अच्छा, another similar question के once ये आप करवा लेते हैं जी, can you reverse it? Is it reversible? हाँ जी, कि मतलब आप can you bring your car back to the stock? I don't know why you would want to, but yeah, sure. लेकिन अगर कोई नई ख्वाहिश तो करवा सकता है। I can think of a reason वारंटी क्लेम में आप जाने से पहले। नॉट दैट रेलेवेंट पाकिस्तान, लेकिन ये रीजन नहीं, वो ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट, बिल्कुल। एंड आई कैन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस बाहर एमिशन चेक कराने से पहले। हाँ, वो भी ठीक है, जब इधर पाकिस्तान में आएगा तो देख लेते हैं। अच्छा, सो अभी हमने नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बोचार्ज गाड़ियों की बात की है। इसके अंदर आपने कहा है कि गेन मिलेंगे, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू बी मोर फॉर एफिशिएंसी रादर देन पीक पावर। एग्जैक्टली, पावर आपको को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। नहीं, ओके, ही इज द थिंग, डायनो पे आप मेजर करेंगे आपको ज़्यादा नहीं लगेंगी, आप नॉर्मली चलाएंगे, यू फील द व्हीकल मोर एक्टिव। ठीक है, मोर एजाइल। ठीक है। सो दैट गोज फॉर हमारे कल्टस वाले भाई, सिटी वाले भाई और 1800 वाले भाई, ठीक है, करोला वाले भाई। तो मूविंग टू द टर्बोचार्ज 4th जनरेशन वाले इंजन्स की तरफ जाए, तो उधर जिस तरह नाशित ने जिक्र किया था कि उधर गेन्स काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में शायद ये यूज़ केस भी उनका ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि जिसको उसका हाइलक्स 8 दे रहा है या 6 दे रहा है, और पावर में भी उसने चढ़ाइया अगर हाइलक्स 8 या 6 दे रहा है तो पहले सर्विस करवाएं, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही देना चाहिए उसको। बट आई सी योर पॉइंट, हाँ, दैट्स अ गुड यूज़ केस। इसको डिवाइड कर लेते चले पेट्रोल और डीजल में, और टर्बोचार्ज की बात कर आप। टर्बोचार्ज पेट्रोल और टर्बोचार्ज डीजल, ठीक है। Civic Turbo is the most common vehicle we have, और turbocharged petrol। उसमें 2 limitations हैं, एक turbocharger का size है, which means कि you can flow a certain amount of air and that's it। दूसरी जो limitation है उसकी transmission की, वो एक torque की limit होती है उसके अंदर, you can't go above that। So उसमें होता ये है कि आप ट्यून कर सकते हैं उसको remaining within the torque limit capacity, and you can tune up to a certain air flow जो कि turbocharger support करता है।
इन माई केस इट्स अबाउट जो सिविक एक्स थी, जो 10th जनरेशन थी, जो कि 178 हॉर्स पावर था मेरा, 179, 178 या वो क्रैंक, तो वो आपका तकरीबन 230-232 क्रैंक कर लेता है। टॉर्क जो है दैट्स लिमिटेड टू बिटवीन 250 एंड 260 न्यूटन मीटर्स, क्योंकि उससे ऊपर जो है CVT के ऊपर इवन दो उसकी टॉर्क लिमिट एक्चुअली ज़्यादा है, लेकिन जस्ट कीप सेफ, और बाज़ फ्लूइड गर्म हो जाता है, आप चढ़ाइयाँ कर दी उससे चढ़ रही है, वट एवर यू वांट टू कीप अ मार्जिन। क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, ये जितने भी फ्लैशेस की मैं बात कर रहा हूँ दे आर ऑल नॉर्मल यूज फ्लैशेस, ये कोई रेसिंग फ्लैशेस नहीं है कि आपने गाड़ी ये रिफ्लैश की है, आप विदाउट एनी इश्यूज यू शुड बी एबल टू ड्राइव दैट एनीवेयर यू वांट, exactly how you did it in a stock configuration. It will just be faster and use less fuel. ठीक है। अब जहाँ तक फ्यूल माइलेज की बात आती है, टर्बोचार्ज गाड़ियों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि यू इंक्रीज टर्बोचार्जर प्रेशर, यू इंक्रीज एयर फ्लो, सो अगर आप 100% परफॉर्मेंस पे जाते हैं यू यूज़ मोर फ्यूल विद द ट्यून व्हीकल। लेकिन अगर आप उसी तरह चला रहे हैं जो आप डेली रूटीन में आप कर रहे हैं, एंड यू डोंट यूज़ ऑल द परफॉर्मेंस दैट द टर्बोचार्ज्ड इंजन हैज़ टू ऑफर, उस केस में भी आपको माइलेज बेहतर मिलती है। ठीक है। और एक नॉर्मल जो यूज़र है उसको किस तरह पता लगेगा? एक नॉर्मल सिविक यूज़र है, उसे एक तो इकोनॉमी फिगर्स उसे बेहतर मिलेंगे, दूसरा ये कि उसका 0 to 60 टाइम बेहतर होगा, वो कंसिडरेबली पता लगेगा। हाँ। पेट्रोल के अंदर भी टर्बोचार्ज्ड अगर हो तब भी पता लगेगा उसे। बिल्कुल पता चले। जैसे आपने कहा ना कि पेट्रोल अगर नेचुरली एस्पिरेटेड है तो उसमें बहुत ज़्यादा गेन फॉरन शायद ना पता लगे, इसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। उसमें तो बहुत प्रोमिनेंट। देखें ना, देखें यार 180 से 230 पे जा रहे हैं, आपने 50 हॉर्स पावर बढ़ा दिए हैं, 50 हॉर्स पावर और 180 इज़ लाइक 30% इज़ अ सिग्निफिकेंट गेन कम्पेयर टू 5% हम पीछे बैठे हुए थे, तो वो आपको तो काफ़ी पता चलेगा। और मेरा अपना ये जाना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनकी ड्राइवेबिलिटी और बेहतर हो जाती है। हाँ, क्योंकि आपका और टॉर्क और फ्लैट कर देती है, यू गेट मोर पावर अर्लियर। ठीक है, वो चार्ज में बेसिकली आपकी जो CVT वाली गाड़ी है, इट विल बी रनिंग ऑलवेज इन अ मच हायर गियर, कोट एंड कोट, या मच हायर रेशो या टॉलर रेशो एक्चुअली कहना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स यूजिंग लेस फ्यूल। ठीक है। और ये जो फ्यूल यूजेज का जो है ना, मैनुअल में तो चलने होता है, ऑटोमेटिक में भी ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि ट्रांसमिशन और इंजन कंट्रोल इंटरलिंक्ड हैं, बिकॉज द ट्रांसमिशन नाउ नोज के द इंजन कैन प्रोड्यूस दिस मच टॉर्क, इट विल देन बी एबल टू शिफ्ट क्विकर। ठीक है, तो उधर से भी फ्यूल सेविंग्स अच्छा शुरू हो जाता है। ठीक है। सो आई हैव अ रियली स्मॉल टर्बोचार्ज्ड चिमनी। हाँ, डू यू थिंक आई कैन गेट सम गेन्स आउट ऑफ इट एज वेल? कितना हॉर्सपावर ग्राउंड मुझे तो बोल रहा है नहीं फर्स्टली कीपिंग एवरीथिंग फ्लैश, एवरीथिंग स्टॉक 10-15%. 10-15% गेन। और मेरा ख्याल है कि इट वुड बी क्वाइट ईजी। द रीज़न इज़ पीक पावर इसकी बहुत मफर्ड होती है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन कि इससे ज़्यादा पावर नहीं बना सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस 660 cc जिमनी में इट विल बी गेट पीक पावर। और 660 cc वाले जो इंजन हैं, दे आर नोटोरियसली टफ। एंड आई कैन रिमेंबर जो आप हरकतें करते थे इसके साथ। आप टेस्ट केस ही इनकी लैब में एक 660 cc इंजन था जिसको पता नहीं क्या क्या किया हुआ था इन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 660 cc जिमनी जो टर्बोचार्ज्ड है उससे मैं कंसेप्टेबल गेन्स ले सकता हूँ through performance and efficiency both. Nice. I may even take you up for it. Now coming to the diesel side of things, जो जैसे हमने बात की, वो जो हमारे हाईलक्सेस हैं, D-Maxes हैं, फॉर्च्यूनर्स, लैंड क्रूजर्स, उनके लिए क्या इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर देम? बेसिक प्रेमिस वही है जो टर्बोचार्ज पेट्रोल में होगा। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं डीजल इंजन्स में कि emissions point of view से। So basically the way they're calibrated from the factory, they're not supposed to smoke at all. तो जब आप स्टैंडिंग स्टार्ट आप करते हैं या आप रोलिंग एक्सीलरेशन करते हैं, तो फ्यूल जब ऐड हो रहा होता है टॉर्क बढ़ाने के लिए इंजन की, टर्बोचार्जर जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा होता है। So they can't add too much fuel too quickly, otherwise the vehicle will start to smoke. ठीक है। They have to follow the turbocharger. Reflashing में typically ये किया जाता है कि they sort of run ahead of the turbocharger just a bit, let the vehicle smoke a bit. उसका फ़ायदा ये होता है कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, एग्जॉस्ट एनर्जी बढ़ जाती है, तो टर्बोचार्जर स्पूल्स अप क्विकर जल्दी करना शुरू कर देता है। तो रिफ्लैशेस में टिपिकली हाइलक्सेस में आपको ये दिखाई देगा कि एज अ जनरल रूल 300 से 400 RPM का आपको, मसलन आप नॉर्मली एक्सेलरेट करते 2000 पे उठना शुरू होती है, फील होता है,
तो ये आपका 1600, 1700, 1500 इस पर फ्लैशेस। It's significant. It's वेरी सिग्निफिकेंट। और आई मीन इट विल स्मोक बट आई मीन यू कैन कीप योर फुट आउट ऑफ इट, आप आराम से चलाएं अगर आपको वो नहीं चाहिए। लेकिन वही है कि आपको गाड़ी फिर वो हैंडीकैप नहीं करते फिर। और टिपिकली जो नॉर्मल नॉन स्मोकिंग मैप्स हैं वो आर जनरली इट्स अबाउट 20% इंक्रीज इन पावर एंड टॉर्क। जो स्मोकिंग मैप्स है जहाँ पे फुल थ्रॉटल पे आप होंगे तो हल्का सा ग्रे हेज आपको मिलेगा, दैट्स अबाउट 30 to 35%। दैट्स अ रैली और रेस ट्यून। अगेन contrary to popular belief, a rally tune is supposed to be more reliable than a road tune, क्योंकि आपने full load पे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर कर दी करना है। तो you if anything you're actually keeping it in check। तो इससे अभी अगेन माय सेम क्वेश्चन पिछली दफ़ा था, आपने ये 35% ले लिया, कौन स्कैन Once turbocharger life first off कितने परसेंट? it's hard to say। 35% डिक्रीज नहीं देखें, उसमें चीज़ ये है कि जब आप 35% की बात कर रहे होते हैं, यू एज्यूम दैट द यूज़र विल यूज़ दैट 5% ऑफ द टाइम दैट ही इज़ ड्राइविंग ऑन द रोड। तो टोटल जो टाइम एट फुल थ्रॉटल है वो रिलेटिवली कम है, तो अप्रिशिएबली लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है। हाउएवर इफ़ यू आर रेसिंग, आप ये समझें कि हर आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड यू नो हैव अ फ्यू मेजर्स के मैं प्रेशर्स मेजर करूँगा, टर्बोचार्जर को खोल के बट आगे पाइप्स वगैरह उतार के मैकेनिकली इंस्पेक्ट करूँगा। तो आई वुड एज्यूम कि एवरी थर्ड और फोर्थ रेस मे बी आई बी नीडिंग टू चेंज द टर्बोचार्जर। अच्छा, हाँ, अगर आप रेस कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप उससे भी ज़्यादा पुश कर रहे हैं एवरी रेस। ठीक है। इज दिस कॉमन? ऐसे होता है, ऐसे करते हैं लोग कि हर रेस के बाद उनके टर्बोचार्जर्स उड़ रहे होते हैं, ये उड़ नहीं रहे होते। दैट्स द थिंग, एक उड़ना होता है और एक प्रिवेंटिव होता है। यू नो कि इट्स अबाउट टू ब्लो और मे बी इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच पावर एनीमोर। हाँ, उसके ठीक है रैली में तो रेस में। अच्छा, ये ओके, सो हियर्स द थिंग, दिस इज ओनली डन बाय द रियली टॉप गाइस। जनरली यही होता है कि यार तब तक चलाओ जब तक उड़ता नहीं है वो, और मसला ये है कि उसके बाद फिर आपकी रेस और DNF हो जाती है। सो दैट्स नॉट अ गुड यू नो इमेज। तो इसलिए इट्स यूजुअली प्रूडेंट कि आपके पास स्टॉक हो टर्बोचार्जर्स का, ठीक है, और आप फिर रेस करते हैं, हर रेस के बाद इंस्पेक्ट करते हैं, या रेस डे के बाद इंस्पेक्ट करते हैं, व्हाटएवर। तो यू चेंज एज यू वांट, बट द थिंग इज के 20% to maybe 30% इज सेफ। उससे ऊपर जितना भी आप पुश कर रहे हैं इट्स नॉट सेफ। ठीक है। ये तो बात होगी ना रेसर्स की, द पीपल हु रेस। कॉमन जो हमारे जो इधर नॉर्मल लोग जिनके पास ये 20-25-30% ये एक रेंज है जहाँ पे you're safe, and with them आपकी टर्बो की लाइफ के अंदर appreciable difference नहीं है। Now when I say appreciable difference, we assume कि initially turbocharger अच्छी हालत में था, even though boost pressure के केस में I'm only raising like 20%, so it's not a lot। लेकिन बास turbochargers इतना भी नहीं सह सकते। ठीक है। अच्छा, ये बताना पड़ता है क्लाइंट को पहले कि भाईजान आपकी गाड़ी की हालत में, और more than that you have to actually test run the vehicle। Generally I do run tests। अगर मुझे ख्याल होता है कि समथिंग इज वीक, मैं कहता नहीं जी आता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ये तो हो गया अपने पावर, इसी उसमें D-Max, रेवो, फॉर्च्यूनर में इकोनॉमी कितनी बढ़ती? ग्लोबली इट्स अबाउट 10-12%। तो अगर हम देखें, अगर हम वही जब मैं पहले मैथ्स किया था, तो द ट्यून इज द सेम कॉस्ट। तो मतलब रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट पीरियड है कम हो जाता है। नहीं कम हो जाता है ना, आगे कम बोल के आता है, कम हो जाता है, कर्ज से कम हो जाता है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा ना कि अगर आप गाड़ी की हालत कैसी थी, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल, मैंने अपनी एक टर्बो डीजल गाड़ी रीमैप करवाई थी, और जैसे ही मैंने रीमैप करवाई थी मेरा क्लच स्लिप कर गया। अब उसमें रीमैप का कसूर नहीं था, उससे मेरे क्लच का कसूर था कि वो पिछली पावर जितनी प्रोड्यूस हो रही थी वो हैंडल कर सकता था, जब लेकिन वो मैं काफ़ी ज़्यादा पे गया था। मैं 140 से 200 सब पे गया था, 147 से 220 में चला। हाँ, तो वो ये कामिकाज़ी मैटर। तो वो इमीडिएटली क्लच स्लिप कर गई थी। लाइक जैसे ही मैंने तीसरा गियर डाल के फ्लोर किया, क्लच स्लिप, तो और फिर मैंने क्लच चेंज किया था, फिर वो सब कुछ हुआ था। लेकिन ये पुरानी गाड़ियों में ये होता है कि फिर वही जो मैं पिछली दफ़ा बात की थी, नेक्स्ट फ्यूजिबल लिंक, इंजन इज ट्राइंग टू टर्न द व्हील्स, तो अगर वो क्लच स्लिप नहीं करेगी तो फिर आगे कुछ और होगा, अगर क्लच आगे गई तो इस तरह। लेकिन वो बहुत ये तो बहुत एग्रेसिव उनकी बात कर रहे हैं ना। अगर हम जैसे मैंने अगेन बात की कि हमारे इधर आई थिंक हाइलक्स इज अ वेरी वेरी कॉमन व्हीकल नाउ, जो 90% यूजर्स उसे चला रहे हैं, वो अगर ये वाला रिफ्लैश करवाएंगे तो उनको
कॉमन डे ड्राइविंग किस लिए यूज़ होता है? मतलब मैक्सिमम वो यूज़ हो रहा होता है विद इन द सिटी, कुछ प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ के ऊपर यूज़ हो रहा होता है, साल में 1-2 दफ़ा उसने शायद जाना होता है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर. 20% is enough. 20% is enough and that wouldn't. तो आपके what is the highest driven reflashed vehicle that you've seen के जो आपने की हो और उसके बाद फिर वो मतलब are they good enough for another 100,000 kilometers? पहला जो फ्लैश मैंने किया था मित्सुबिशी पजेरो पे किया था जेन 4 पे. Gen 4 पे 2018 में 6 साल तो उसको 6 साल हो गए and it's running fine. ठीक है, तो मतलब वही है It's running, I think, hold on. It's running at 25% improved. ठीक है. और मतलब ये जो reliability as long as you don't push it to the limits, reliability. नहीं, even with pushing to the limits, it's all good. फ़र्क आता है कि अनफ्लैश्ड कंडीशन में आप तेल अब्यूज़ कर सकते थे, मतलब आप ना बदलें तो टर्बोचार्जर को कुछ नहीं होगा, ठीक है, या देर से होगा. यहाँ पे यू शॉर्टन योर सेफ्टी मार्जिन. ठीक है, ऐसा ये मेरे ख्याल में आपने अच्छी बात दैट ओपन्स अप अ न्यू कैन ऑफ वर्म्स कि अगर आपने रिफ्लैश करवाई है अपनी गाड़ी और आपने वो गेन ले लिया है जो आप लेना चाह रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो कि आपको करनी पड़ेगी मूविंग फॉरवर्ड? नहीं, जो मैन्युफैक्चरर रेकमेंडेड आपके वो है ना इंटरवल्स हर फ्लूइड के, प्लग फिल्टर्स वगैरह के सबके चेंज होने के, देन यू हैव टू फॉलो देम रिलीजियसली. अच्छा, पहले आप अगर थोड़ा स्लैक भी कर रहे थे तो गुजारा हो जाता था. नहीं था, नाउ यू हैव टू फॉलो देम. देखिए, आप नहीं फॉलो करेंगे तो इट्स ऑन यू देन. मतलब आप गाड़ी को खुद अब्यूज़ कर रहे थे. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो गाड़ी डैमेज हो जाएगी, हर गाड़ी का वो साउंड मार्टिन वर्क होता है. बट जस्ट एज एन एग्जांपल, हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि हाइलक्स से सबसे ज़्यादा हम फ्लैश करते हैं, और मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि उनका जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है ना वो कभी भी चेंज नहीं हुआ होगा. अच्छा, इट्स नॉर्मली शुड बी रेड. नॉर्मली जो मुझे मिलती है वो या ब्राउन होती हैं, काले होते हैं, और बर्ड मतलब बर्ड स्मेल आ रही है. अब वो स्टॉक पावर लेवल पे ठीक है, वेल ठीक भी नहीं होता है इन द सेंस कि मतलब शिफ्टिंग के दौरान आप मैनुअली 2 में ये लो में डालेंगे, वो नहीं शिफ्ट करेगा, स्पीड होगी कम, फिर करेगा, तो यू नो कि द ट्रांसमिशन इजंट हैप्पी. आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो अ मैप ऑन टू दैट. ठीक है, वो मुझे पता है कि वो जैसे ही डालूंगा टॉर्क इंजन ने तो बना लेनी है, पीछे ट्रांसमिशन कहेगी टाटा मैं जा रही. तो हैज इट हैपेंड दैट समबडी हैज कम टू यू विद? वेल, पार्शियली. Actually, Vezel, I think that was the only vehicle which wasn't happy, which I assume the vehicle was in good condition the way it was presented. लेकिन वो एक दफ़ा बंदा गलती कर चुका था जिसने सीमित ट्रांसमिशन को वीकन कर दिया, तो was a problem. Hiluxes में तो I always pull the ATF lipstick और बंदे से पूछता हूँ आपके पास कितने अरसे से है, आपने लास्ट फ्लूइड्स कब चेंज करवाए हैं. गो थ्रू दिस होल इंटरव्यू प्रोसेस, उसके बाद करता हूँ. ये नहीं कि जी फ्लैश डाल दिया है, गियर हो गया जी, आपके फ्लैश से गियर हो गया. आई मीन आई कैन से येस दैट इज़ व्हाट किल्ड इट, लेकिन ऑन मी आई हैव टू एजुकेट द यूज़र कि यार हम ये चीज़ें करेंगे तो फिर मैं डाल सकता हूँ, वरना नहीं. आई मीन आई थिंक 20 to 30% गाड़ियाँ मैंने इसलिए रिफ्यूज़ की. ठीक है, तो ये जैसा अभी आपने कुछ गाड़ियाँ इस वजह से रिफ्यूज़ की क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं थी. क्या कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि फॉर सम रीज़न और दी अदर वो दे आर डिज़ाइंड लाइक दैट, जो कि आप कहेंगे कि नहीं यार इसके ऊपर मैं नहीं करूँगा? Are there some cars who are more receptive to reflashing than the other cars? I have example in mind. मतलब Renault turbo diesels के जो gear boxes होते थे, they were made of toffee, ऐसे कहते थे ना, glass. तो वो उस पे अगर आप पावर बढ़ाएंगे, किस पे? Renault के और वो gear box थर्ड गियर जाना कड़च, तो वो नॉर्मल ड्राइविंग में आपने रेस दी है, टर्बो बूस्ट पे आया एंड थर्ड गियर इज गुड. तो उसमें अगर आप करेंगे तो इंजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बाकी आगे चीज़ें का फूल देंगे यार मैनी. लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल गाड़ियों में ऑनेस्टली नॉट. जापानीज आर क्वाइट काफ़ी अच्छा सेफ्टी मार्जिन है क्योंकि टफ है. ठीक है, व्हाट अबाउट जर्मन्स? आजकल जर्मन्स बहुत ज़्यादा है ना. चलो भैया 7 की मर्सिडीज देख लें, वुड यू डू इट टू हिम और हिज कार? पहले तो गाड़ी का प्रॉपरली वो देखना पड़ेगा ऊपर नीचे से कि वो गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह क्या है. I have to dude, I'm not paying for your gearbox. तो नहीं, देखिए मैंने जापानीज़ को इसलिए किया है क्योंकि that's where my client base was. Ironically I started with Mitsubishi, then back to Toyota and Honda. लेकिन BMW, Mercedes के लिए लोग हैं, तो I'm not investing much in it क्योंकि मेरे पास clients नहीं उस चीज़ के. लेकिन अगर होंगे तो I mean I could
लेकिन एक क्लाइंट के लिए तो सारे टूल्स नहीं मैं लूँगा ना, अनलेस यू फुट द बिल। नहीं आओ, लेकिन जर्मन्स में है, बट असल में एक और चीज़ ये भी आती है कि हाउ मच इज़ द क्लाइंट विलिंग टू रिस्क इन सम केसेस। और जर्मन व्हीकल्स के केस में बहुत दफ़ा मैंने ये देखा अनफॉर्चुनेटली कि they've been run on a very tight budget. तो उसमें उनकी मेंटेनेंस जो है, which is not expected actually. I mean, you would expect कि if somebody it's actually expected if you look at why they are being used. It's a status symbol ना। तो आप रोल्स रॉयस खरीद लेंगे लेकिन आप CT70 के पैसे पे चलाने की कोशिश करेंगे। और उनके मेंटेनेंस शेड्यूल्स ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप कल्टस एज एन एग्जांपल आप टू द मैन्युफैक्चरर स्पेक आप चलाएं, वक्त पे ट्रांसमिशन फ्लूइड्स आप चेंज करें, वक्त पे सस्पेंशन की सारी चीज़ें चेंज करें, ब्रेक्स ओरिजिनल डालें, टायर्स ओरिजिनल डालें, वो गाड़ी आपको एवरेज मेंटेन्ड करोला से महंगी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। सो नो वन डज दैट। इकोनॉमी कार्स में ये कि द डिस्पैरिटी बिटवीन हाई एंड लो इज लिटिल। लग्जरी कार्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है और टिपिकली होता है कि दे नॉट द फर्स्ट टाइम ओनर्स आइदर। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड टाइम होते हैं, पता नहीं आपको भी पीछे हिस्ट्री क्या है नॉट। और बहुत दफ़ा मैंने देखा कि जी हाँ जी इसका तो गियर बॉक्स उड़ चुका था तो मैंने फलां से फलां मॉडल का डलवा लिया, या ये फ्यूल पंप इसका ख़राब था तो वो चेंज करवाया, वट एवर। आई मीन दे आर गुड व्हीकल्स इन देयर ओन राइट, लेकिन a lot of vehicles don't have a good history. when things get repaired when or changed when not when the interval is with the brake. और उसमें एक और चीज़ भी है कि यूज़र का नहीं पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी इशू हो जाता है। 2-3 महीने के बैकलॉग पे आपको यहाँ चीज़ें आ रही होती हैं तो फिर गाड़ी तो चलानी है। और दूसरा मेरा ख्याल है जापानीज़ मेंटालिटी ऑफ गाड़ियाँ, अब शायद इस तरह नहीं लेकिन वो नहीं अभी भी है कि जर्मन गाड़ी की बहुत शेड्यूल, मतलब जो मुझे एक वाइब मिलती थी ना कि यार ये है इससे ख़राब होना है, इसको मेंटेनेंस करानी है। जापानीज़ में वो नहीं होता। हम लोग कितने रेगुलर अपनी कोरोलास को लेके जाते हैं टाइम फिट। एक ऑटोमोटिव इंजीनियर्स एक एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि जर्मन्स जो है ना वो इंजीनियर्स गाड़ी डिज़ाइन करते हैं, इफ़ यू फॉलो दिस मेंटेनेंस प्रोसीजर इट विल रन फॉर एवर। जापानीज जो कहता है वेदर यू फॉलो इट और नॉट इट विल रन फॉर एवर। ठीक है, दोनों की मेंटालिटी बहुत फर्क है। पता नहीं ये इफ इट मेक्स द फाइनल कट और नॉट, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो वॉर टाउन कंट्रीज हैं उनमें कौन सी व्हीकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। यूएन कौन सी सबसे ज़्यादा व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं? जापानीज। कोई जी-वागन या लैंड रोवर डिफेंडर्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, दे आर ऑल यूजिंग टोयोटा। सो दैट्स द पिनेकल ऑफ जापानीज एंड मोर और लेस एवरी जापानीज इज लाइक दैट। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में we've done most of the parts about reflashing. आपने कॉस्ट भी बता दी उसकी, आपने ये भी बता दिया कि उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, और आपके लिहाज से दैट इज़ द मोस्ट नॉन इन्वेसिव और सबसे रिलायबल शायद ऑप्शन। Reliable in the sense कि transparent है, you don't see the vehicle, the driver won't feel it essentially. ठीक है, मतलब won't see anything. Feel तो करे, मतलब आपको इंजन में खोलेंगे आपको टर्बोचार्जर नहीं नजर आएगा, आपको 2 extra boxes ना, ब्लू कलर की सिलिकॉन कपलिंग्स नहीं नजर आएंगी, आपको इस तरह की चीज़ नहीं नजर आएगी, इट विल बी जस्ट स्टॉक और बस। but then again I mean the gains that you are getting from it in a normal naturally aspirated is much lower than a turbocharged. ठीक है ना, वो उसके अंदर डिफरेंस है। तो I think this is a safe bet to want a slightly nippier car with better fuel economy. जो ये चाह रहे हैं, I think the right these days is better fuel economy if nothing else. ठीक है। और जिस तरह हमने एग्जांपल अभी दी थी कि फॉर अ कार जो कि अभी 10 दे रही है और वो 12 देना शुरू कर देती है, इसकी वजह से द रिटर्न टाइम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 70,000 किलोमीटर्स। ठीक है। तो आई थिंक वी कैन रैप अप दिस अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन। नो आई एम डन। वैसे भी डॉक्टर समी का तो मैं हर वक्त ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ही इज ऑन माय स्पीड डायल। अच्छा, बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये रह गई है जिसको हम ब्रीफली टच करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में है जो कि परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के नाम पे बिक रही हैं, और मुझे तो वो स्नेक ऑयल लग रही हैं, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई मतलब द पीपल हु आर सेलिंग देम वो तो बहुत कुछ क्लेम करते हैं। उसके अंदर कोल्ड एयर इनटेक्स आती हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस प्लग्स आते हैं, उसके अंदर आपके परफॉर्मेंस ब्रेक्स आती हैं, चले ठीक है। उसके बाद इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता होगा कोई फ्यूल एडिटिव्स है जो कि आपकी 6 HP गाड़ी की बढ़ा देंगे और इस तरह की चीज़ें। तो वेयर डू यू सी देम, आर एनी ऑफ देम लेजिटिमेट कि अगर गाड़ी में और कोई मैकेनिकली एनहांसमेंट ना की जाए और सिर्फ परफॉर्मेंस प्लग्स लगा दिए जाए, तो डू दे वर्क? कोल्ड एयर इनटेक लगा दी जाए, डज इट वर्क? मैं इसको ना इस तरह कहूँगा कि मेरा ओपिनियन ये है कि मैन्युफैक्चरर ना बहुत मेहनत करके
चीज़ें निकाली होती हैं। अगर सिर्फ कोल्ड एयर इंटेक से गाड़ी की परफॉर्मेंस सिर्फ इससे और इकोनॉमी बेहतर हो रही होती ना, तो वो भी कोल्ड एयर इंटेक लगा सकते थे, हमसे बेहतर लगा सकते थे। कोल्ड एयर इंटेक का मैं बताता हूँ, मैनी ऑफ द टाइम वो आप इंजन की जहाँ से ले रहे होते हैं ना, वो हॉट एयर इंटेक बन चुकी होती है, इंजन की अपनी ज़्यादा उठानी होती है। हाँ, और वो रैम एयर, वो बहुत हाई स्पीड वाली चीज़ें वो नहीं यहाँ चलती। प्लग्स डॉक्टर सभी बेहतर बताएंगे। कोल्डर प्लग्स, हॉटर प्लग से शायद ये है कि आपका सर्विस इंटरवल बढ़ जाएगा, आप रेडियम लगा देंगे कॉपर की जगह, लेकिन उससे परफॉर्मेंस या कुछ नहीं बढ़नी हो। कॉपर वाले परफॉर्मेंस वो गाड़ी में एक दफ़ा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हीट कंडक्ट बेहतर कर देते हैं। तो बाकी और बड़े किस्म की, मैं इसको स्नेक्स ऑयल नहीं कहूँगा, आपको इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर्स मिलते हैं, टर्बो चार्जर्स, वो जो छोटी सी मोटर लगी होती है पकिया वाली, और वो लग देते हैं। यानी कि देयर आर इलेक्ट्रिक टर्बो चार्जर्स नाउ और इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर्स नाउ इन द मार्केट। उनमें ना किलोवाट्स की मोटर होती है, इतनी बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं। हाँ जी, जिसमें ये इतना से फैन से नहीं चल जाता। तो ये चीज़ें हैं। बाकी डॉक्टर समी अपनी स्नेक ऑयल, पहली चीज़ कोल्ड एयर इंटेक वाला जो है, आसान तरीन तरीका अगर आपने लगाया है उसको एवेल्यूएट करने का ये है कि अगर आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है या आपके इलेक्ट्रिशियन के पास है, आप ओरिजिनल एयर इंटेक सिस्टम के साथ आप देख लेंगे कि इंटेक एयर टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आप कोल्ड एयर / हॉट एयर इंटेक लगा के आप देखें कि उससे कितना है, वो लगा के आप गाड़ी फिर से उसी सर्किट पर लेके जाएं, देखेंगे इंटेक एयर टेम्परेचर क्या। अगर तो कम है एक्सीलेंट, अगर नहीं है तो डोंट यूज़ इट। आपकी बात से लग रहा है कि आपने ये काम किया हुआ है। हाँ जी। तो क्या आपका रिजल्ट आया है? देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी शील्डिंग की हुई है अपने वो पॉट फिल्टर की, और ऐसी जगह से ले रहे हैं जहाँ पे ठंडी हवा है, या आपने उधर स्नॉर्कल किया हुआ है उसको, फिर तो इट्स एक्सीलेंट। दैट बीइंग सेड, एंड जैसा नाशिद अभी बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरर्स जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको कई दफ़ा दिखाई दिया होगा कि जब आप बॉनेट उठाते हैं तो एक हल्की सी ना स्लिट दिखाई देगी। दैट्स एक्चुअली द फैक्ट्री कोल्ड एयर इंटेक। वो रेडिएटर के भी आगे से हवा उठा रहा होता है, सो इट्स एक्चुअली टेकिंग इन व्हाटएवर द कूलेस्ट एयर दैट कैन गेट फ्रॉम द फ्रंट। और फिर वो पाइप जो है फ्लैट सा पाइप घूमता हुआ फिल्टर के अंदर जाता है, फिर गाड़ी के अंदर आता है। दैट्स द बेस्ट। हाँ, अगर आपने बिलफर्स टर्बो चार्जिंग की हुई है, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि टर्बो चार्जर और एयर क्लीनर के दरमियान जो पाइप है उसके ऊपर आप वैक्यूम गेज लगा लें, और फिर कैबिन के अंदर बैठ के देखेंगे जी उसमें कितना वैक्यूम खींच रहा हो, विच मीन्स के रिस्ट्रिक्शन कितनी है। सो देन यू कैन प्ले अराउंड विद योर कोल्ड एयर इनटेक्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन अप टिल दैट टाइम, बट देन दैट्स नॉट बस बोल्ट ऑन छोटी सी चीज़ फॉरवर्ड से लेकर आ रही, फिर वो एक प्रॉपर, मतलब ये जो कोल्ड एयर इंटेक्स इधर आजकल ऑफ द शेल्फ मिल रही है, और शॉर्ट इनटेक्स और इंजन के पीछे होता है गर्म। I had one just because I didn't have any space in my vehicle, और वो 60 डिग्री सेल्सियस इंटेक एयर टेम्परेचर दे रहा था और बाहर 15 था। तो I mean, मुझे 15 वाला चाहिए यार, मुझे 60 वाला नहीं चाहिए टेम्परेचर। ठीक है। और ये जो परफॉर्मेंस प्लग्स, स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस प्लग्स के, अगर कुछ नहीं आपने गाड़ी को किया हुआ, यार ये प्लग डालो आपकी गाड़ी के अंदर इतनी HP बढ़ जाएगी, व्हाट इज दैट? येस एंड नो। एक चीज़ याद में रखनी ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, दे ऑलवेज डिज़ाइन डाउन टू अ कॉस्ट, मतलब वैल्यू बढ़ाते हैं चीज़ की। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। प्लग्स के मामले में आई वोंट बी एबल टू से डेफिनेटिवली। अगेन बात वही है कि आप प्लग डालें और टेस्ट करें, और सड़क पे जाएं, देखें वो 60 से 120 या 60 से 100 क्या करती है एक ही गियर में गाड़ी। अगर बेहतर कर रही है तो ठीक है, हो सकता है इसलिए बेहतर करी कि प्लग नहीं है। एग्जैक्टली, और हो सकता है इसलिए करिए कि आपने 50,000 खर्चे हैं तो वो शायद कर रही हो। एक क्वेश्चन ये है कि अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक सबसे सस्ता ओरिजिनल अच्छा कॉपर सबसे सस्ता होता है ना, और एक सबसे महंगा 4 टिप 6 टिप 10 टिप जो भी रेडियम है, वो उन दोनों के एक नॉर्मल नॉट परफॉर्मेंस इंजन नॉर्मल इंजन है, कितना कोई मैक्सिमम फर्क पड़ सकता है? Brand to spec and maybe 0.5%, maybe. That's it, exactly. Life, and that's even a maybe. Exactly. लाइफ बढ़ जाएगी, आपने पैसे तो ज़्यादा लगाए हैं। मतलब सही है ना, आपको बार बार वो नहीं खोलना पड़ेगा। प्रियस इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द प्लग, या वो आईडीएस आई के पीछे वाले प्लग्स नहीं खुलते थे। हाँ, तो वो खोलते ही नहीं थे लोग। हाँ, वो खोलते ही नहीं थे। तो वो ये वाला एस्पेक्ट है। तो मेरा कहना है आई एम ऑन द ने साइड ऑफ प्लग्स के प्लग खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये भी चूरन है जो कि अगर अच्छा, ये ज़रूर है कि अगर डेंसो एनजी के वगैरह बना के दे रहे हैं तो देयर माइट बी एन इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ द लाइन कोई वो मैन्युफैक्चरर आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं, देखिए ये ना प्रोसीड विद कॉशन। सपोर्टिंग चीज़ें हैं। आपने टर्बो चार्ज कर दी गाड़ी, अब आपको एक स्टेप कोल्डर प्लग लगाना पड़ेगा, शायद रेडियो पे जाना पड़े। सही है ना, लेकिन हम सिर्फ प्लग्स बदलने से मैं नहीं जाऊँगा इस पर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में काफ़ी मशहूर भी हुई है, वो वाटर किट, H2O किट, और उससे आपकी इकोनॉमी भी जो है वो
कितनी 35% बढ़ जाती है और आपकी परफॉर्मेंस जो है 35%। 35 वो तो सेल्फ परपेचुअल मशीन बना रहे थे। एनीवे इसको बनाएंगे, इनका तो ऑन हैंड एक्सपीरियंस। बेहतरीन तरीका अगेन, किट लोड अप करें, गाड़ी में लगाएं, इस्लामाबाद से लाहौर का एक फेरा लगाएं, ऑन करके जाएं, और वापसी तो ज़ाहिर है वो माइलेज नहीं देगा क्योंकि सारी चढ़ाई है, और फिर वापस आए और फिर वापस करके वही वाला नोट करें। दैट्स द ओनली वे टू चेक। एक तो प्रिंसिपली बात करते हैं, प्रिंसिपली पर्सनली मैंने नहीं किया, मोटर ट्रेंड ने और पॉपुलर मैकेनिक्स ने किए हुए इनके ऊपर टेस्ट्स यूएस में, और वो थोड़ा सा कम ही करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए जो अल्टरनेटर एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा होता है, दैट्स कमिंग फ्रॉम द इंजन हेंस द फ्यूल, so it doesn't really add anything, if anything थोड़ा सा रिमूव कर रही थी efficiency। जो ये प्रोसेस है टू मेक हाइड्रोजन आउट ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय, जो उसका बाय मतलब उसकी डेफिनेशन या उसका जो प्रोसेस है उसके मुताबिक वो ज़्यादा एनर्जी लेता है एज और जितनी एनर्जी बनाने से। ठीक है, तो बीइंग एन इंजीनियर इस सेल्फ परपेचुअल चीज़ें नहीं चलती। अच्छा, मेरा जो इनिशियल आई रोल जो था ना वो क्यों था उसकी मैं वजह बताता हूँ। मेरी जो PhD है वो बेसिकली वाटर इंजेक्शन पे थी। वो फर्क इंजेक्शन है। हाँ, बट इट वॉज फॉर एमिशंस रिडक्शन। हाँ जी। अब शुरू में यार कौन आए थे वो साहब, नाम ना दे, ऐसे ही चले। नहीं मैं नाम लूंगा, खैर बंदा पता नहीं कहाँ है, नहीं हो पानी वाला ही था। मैं उस वक्त नस्ट में काम करता था, तो उन्होंने ना हमें एवेल्यूएट करने के लिए बुलाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, गाड़ी देखी उसने जी, वो गेस्ट्स ज़्यादा थे, बीच में एक कल्टस थी उसके साथ, और कार्बोरेटर में एक वो क्या नाम है पाइप दे के टायर ट्यूब भर के ना गैस से वो चला रहा था। ओके, इट्स इररिलेवेंट क्योंकि वो सिस्टम तो नहीं लगा हुआ, आपने तो गैस उसमें भरी हुई, ट्यूब में भरी है। उसके बाद हामिद मीर साहब, उस वक्त तो ज़ाहिर इट गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने डॉक्टर ताउर रहमान को भी बुलाया था। द वे द डिस्कशन और द नैरेटिव वाज गोइंग वाज एब्सोल्युटली ऑल ओवर द प्लेस। तो नस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हमें कह दिया था कि जी आप इंजीनियर हैं, आप लोगों ने उधर लड़ाई शुरू कर देनी प्रूफ्स के ऊपर, तो बिल्कुल ना दें। सो इट वाज अ ह्यूज मेस। हमने फिर उनको ऑफर किया कि जी हमारे पास शेसी डायनो है, नस्ट में अभी भी है, आई बिन रनिंग इट सिंस फॉरएवर, कि जी आप आएँ, उसके ऊपर हम पेट्रोल के ऊपर माइलेज चेक कर लेते हैं, एयर फ्लो मेजरमेंट भी थी हमारे पास, फ्यूल कंजप्शन मेजरमेंट रियल टाइम था, और गैस चला के भी हम देख लेते। दे डिडंट शो अप, so whatever the reason, आज तक पर्सनली ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स हैं, उनके पास भी रिसोर्स है इंटरनेट का, आई वुड अर्ज एवरीवन टू डू रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च, कि कोई स्टडी अभी तक कोई रिलीज़ हुई है जो कि इम्प्रूव होती है। जितनी मैंने स्टडीज़ पढ़ी हैं लैब्स में, उनमें सब में रिड्यूस होती है एमिशंस। ठीक है, और बहुत टेक्निकल लोग भी इस चीज़ को डाउट करते हैं कि जी ये बिग ऑयल ने रोका है और अब इलेक्ट्रिक वाले रोक रहे हैं। यार आप अपनी गाड़ी में लगा के पब्लिश कर देना, इफ़ यू आर सो एडमेंट अबाउट इट कि जी काम करता है, हवाई फायर में अगर हवाई फायर लगाएं और फिर टेस्ट करके हमें बताएं। जो आपका था ना वाटर इंजेक्शन, दैट वाज टोटली डिफरेंट। वो तो रॉ वाटर इंजेक्शन इन कंबशन चैम्बर टू रिड्यूस टेम्परेचर्स टू इंप्रूव एमिशंस, नॉक्स कम करने के, नॉक्स कम करने के लिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब आप लीन करते हैं नॉक्स बढ़ती है, नॉक्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत मसला है, तो फिर आप पानी डाल के उसको ठंडा करते हैं ताकि नॉक्स कम बने। ये नॉक्स का बहुत बड़ा मसला है। ये गैस टरबाइन इंजन आजकल के जहाज के इंजनों में बहुत ज़्यादा मसला है। ये शिप इंजन में इस्तेमाल होती है वाटर इंजेक्शन, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। that's a different story. what like that is that's not the water kit। पानी से चलने वाला इंजन नहीं है, पानी सिर्फ इंजेक्ट होता है। हाँ, वो आजकल मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइप के ऊपर एडवर्टाइज तो बहुत हो रहा है। आई डोंट नो इफ एनीवन इज बाइंग इट और नॉट। ये फेसबुक के ऊपर तो बहुत people do buy it। एक तो सीधी सी बात है, जस्ट डू द टेस्ट, चला के देखिए ऑब्जेक्टिवली। ये ना सोचें कि जी आपने उसके ऊपर 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च किए। I mean if you've paid that much, and बिल्कुल I think it's around 30K and 30,000 में क्या मिलता है यार आजकल? वो दे रहे हैं और उसके बाद वो कह भी रहे हैं कि बेहतर हो रही है। तो आप देखेंगे थाई मारती नहीं, एक एपिसोड बना लेते हैं यार इस चीज़ का। Seriously, I'm not even joking. So we are going to properly test it. We can. So we can buy it. We can install it in a car. पूरा वो ट्यूटोरियल बनाते हैं, like let's bust this myth or prove it. If it is proved तो ठीक है, फिर सारे लोग खरीदें। ठीक है, let's do it. Let's do it. Let's put it in our plans. और इसके बाद ये तो चलें, अच्छी चीज़ निकल आई है। मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको टेस्ट करके देना। भी जो कोल्ड एयर इंटेक वाली बात है, हम अभी अगेन हवाई बात कर रहे हैं।
टेस्ट करने दें। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की है ना, मेरा ख्याल था कि H2O किट वो वाली किट हो कि जिसको राइट ऑफ बस्ट किया जाएगा, लेकिन नहीं बस देखिए यार हम साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं। देखिए समी भाई प्रिंसिपली हाँ मेरा स्टैंड पर है यार, मेरा प्रिंसिपल तक है, मुसीबत ये है वी डोंट नो द प्रिंसिपल इट्स ओके, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। क्या ऐसी ब्रेक थ्रू हो गई है, हाउ आई डोंट नो, यू कैन जस्ट फिगर इट आउट बाय लुकिंग एट द किट। मैं कहता हूँ जी किट लगाएं और चलाएं। चले लगाएं लेकिन ठीक है। अच्छा फाइनली फ्यूल एडिटिव्स जी, ये भी ऐसे भी कोई आते हैं कि फ्यूल में आप डालें आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। हाँ ओके, सो इकोनॉमी कैसे बेहतर करते हैं? टिपिकली आपको एडिटिव्स वेल एक किस्म के हैं, बट जनरली आपको दो सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेंगे। एक इंजेक्टर क्लीनर्स होंगे या फ्यूल सिस्टम क्लीनर्स विच आर वेरी गुड। आपके इंजेक्टर्स के जो डिपॉजिट से या पंप के डिपॉजिट से सारों को क्लियर करते हैं, दे आर वेरी गुड। इनटेक मैनिफोल्ड्स और आपको फ्लू क्लियर करते हैं। दूसरे हैं वो ऑक्टेन बूस्टर्स हैं, सो दे आर वेरी इफेक्टिव। Octane boosters are effective in performance and in economy. बोथ वो इसलिए क्योंकि आपकी इकोनॉमी ख़राब इसलिए होती है क्योंकि आपका फ्यूल ख़राब है। द इंजन हैज़ टू रन एट अ सब ऑप्टिमल लेवल। जब आप ऑक्टेन बूस्टर डालते हैं तो इट कैन रन एट एन ऑप्टिमल लेवल और क्लोजर टू ऑप्टिमल एंड देन इट यूजेस विद फ्यूल। ऑब्वियसली आपने बैलेंस करना है कि जी फ्यूल प्लस ऑक्टेन बूस्टर आपको माइलेज में इतना गेन दे रहा है कि आपको ऑक्टेन बूस्टर का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। पास केसेस में आपके पास सिर्फ परफॉर्मेंस का वो गेन होता है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गोइंग अहेड ऑफ अ सर्टेन पावर लेवल, नॉक या डेटोनेशन में आपकी लिमिटेशन है, फिर आप ऑक्टेन बूस्टर डाल के आप उसको और पुश कर सकते हैं, बट दैट्स यू नो दैट्स सेपरेट। So octane booster डालना और high octane डलवाना, is it the same thing? नहीं, मतलब ऑक्टेन नंबर तो आप जिस तरह भी वो ऐड कर लें, लेकिन ऑक्टेन बूस्टर जो है वो बेसिकली आप कह लें कि वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड आप कह लें कि वो है और केमिकल। और दूसरा ये ऑक्टेन बूस्टिंग टाउन रादर हाई ऑक्टेन जो फ्यूल्स हैं जो बनते हैं, ऑक्टेन बहुत तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। लेड डाल के भी इथाइल लेड डालते हैं। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि इन माय ओपिनियन द सिंगल मोस्ट क्रिमिनल थिंग दैट इज इन द वर्ल्ड। बट अभी भी पाकिस्तान में MMT है, एक मैंगनीज बेस्ड कंपाउंड है विच बर्न्स विद एन ऑरेंज डिपॉजिट। अगर आप प्लग्स को चेक करें, आई थिंक अगेन आई डोंट वांट टू पुश एनी पेट्रोल पंप अंडर द बस, सो आई जस्ट से कि एक पेट्रोल पंप से मेरा भाई डलवाता था और एक से मैं डलवाता था, तो उसके प्लग्स हमेशा ऑरेंज निकलते थे। ऑरेंज लाइक ऑरेंज, नॉट ब्राउन। तो मेरे जो थे वो ब्राउनिश बिस्कुटी से जो रंग होता वो। फिर मैंने बाइक में उसके वाले पेट्रोल पंप से डलवाना शुरू किया, तो सेम प्लग ऑरेंज हो गए। आई वाज लाइक दिस इज रॉन्ग। मैंने फिर थोड़ा देखा तो पता चला कि वो मैंगनीज बेस्ड जो MMT जो है इस्तेमाल कर रहे थे, विच इज़ इलीगल इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सो या आई मीन so one is better off कि अगर वो नॉर्मल पेट्रोल डलवाए और बीच में एक रिलायबल ऑक्टेन बूस्टर डाल दे। ये भी मेरे ख्याल में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऑक्टेन बूस्टर्स भी देयर इज अ रेंज ऑफ देम। जी बहुत ज़्यादा। वो आपको 150 से शुरू होकर तो 1500 तक जाते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में वो any good brand, any good brand, or same goes for the injector fuel system cleaner, any reputable good brand, put it every 10, 15, 20,000 kilometers. And क्या हाँ fuel cleaner. And also modern गाड़ियों में put a cat cleaner every 10, 15, 20,000 kilometers. तो ये मेंटेन सिक्योरिटी जिसका भी इसमें डिटेल एपिसोड करेंगे। ठीक है। और कोई आपने देखा है, मतलब इसके अलावा जो हमने अभी मेंशन किया है, इसके अलावा कोई ऐसा स्नेक ऑयल जो कि परफॉर्मेंस करता हो या लेजिटिमेट हो? जो एक मैंने देखा था, अब इतना कॉमन नहीं है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, बैंक ऑफ कैपेसिटर्स राइट नेक्स्ट टू द बैटरी, राइजर की कंपनी का होता था। सिर्फ एक होता था इतना सा जी, वोल्टेज स्टेबलाइजर करके आप गाड़ी। मेरा ख्याल है वैसे लोगों ने गलत वजह से इस्तेमाल किया था वो, आई थिंक। नहीं, उसको परफॉर्मेंस के लिए वेस्ट है ना, तो वो कुछ नहीं करता, इकोनॉमी में कुछ नहीं करता। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रेगुलेटर्स, मेरा ये ख्याल था कि वो ज़्यादा बेसिकली ऑडियो सिस्टम जो है वो मेरा ऑडियो लेकिन आई थिंक इट वाज मार्केटेड एज अ परफॉर्मेंस थिंग। वो आई डोंट थिंक इट वाज स्नेक ऑडियो परफॉर्मेंस बेहतर करता है वो, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं बेहतर करता। सो आई गेस वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को डायरेक्टली कंसर्न करती हैं। व्यूअर्स खुद कमेंट्स में भी डाल सकते हैं कि उनको क्या चीज़ और दिखाई दे रही है, किसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम डॉक्टर समी को फिर से पकड़ सकते हैं, जवाब देने में। एग्जैक्टली। मैं जवाब दे हूँ। तो मेरे ख्याल में आई थिंक वी कैन रैप इट अप ओवर हियर। इन द फर्स्ट एपिसोड जो कि सीरीज़ का था, उसमें हमने मैकेनिकल साइड ऑफ
इंजन परफॉर्मेंस, बोल्ट ऑन परफॉर्मेंस को बेहतर करने के बारे में बात की। इसमें हमने ECU रिफ्लैशिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक साइड ऑफ इंजन परफॉर्मेंस को बेहतर करना उसके बारे में बात की। और मेरे ख्याल में फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट मेक्स अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सेंस और यूज़ केस बहुत अच्छा उनके लिए बन जाता है। तो I would like to thank you, Nashit, as always, and I would like to thank you, Sami. Thank you for being here. बहुत खुशी हुई आपको इधर देख के, और आपको we'll definitely have you here again. You're a knowledge का आप एक किस्म का न्यूक्लियस है, तो बहुत मज़ा आता है। Well, I try to spread as much. हमारे साथ है जी ये हमारे साथ है। तो thank you so much for being with us. हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी राय से हमें आगाह करना ना भूलिएगा। Thank you so much. We'll see you in the next episode. Allah Hafiz.